ठीक है। तो वो नोट्स जो है वो आप सामने रखें और उनसे पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ऑनलाइन आप ये क्लासेस ले रहे हैं, ये पर्याप्त है, पूरी स्टडी ऑनलाइन नहीं हो सकती। इसलिए हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा महत्वपूर्ण, या अगर आप पॉलिटी या 3 घंटे दे रहे हैं ऑनलाइन पे, तो आप 6 घंटे जो है उन बुक्स को दें, क्योंकि जो हार्ड कॉपी होती है वो सामने होती है, वो ज्यादा इफेक्ट डालती है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, इतने सारा सोशल मीडिया है, आपको वो सारी घटनाक्रम पहले से पता होता है, फिर भी सुबह न्यूज़पेपर के लोग एडिक्ट होते हैं। वो हार्ड कॉपी है, वो सामने रहती है, वो अक्सर स्थायी है सामने। यहां मैं बोल रहा हूं, बोला और बात खत्म, अगली बात आ गई, पॉज करोगे तो आवाज ही बंद हो जाएगी। लेकिन वो जो अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर आगे जो पड़े होते हैं वो जीवंत होते हैं, और आप सभी पढ़ते हो न्यूज़पेपर, सभी लोग एडिक्ट होते हैं। सुबह सुबह उठते ही कई लोग तो फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं बिना न्यूज़पेपर के, जबकि उसमें जितनी न्यूज होती है वो सब पता होती है, फिर भी उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है, तो आप जो आपके पास सामने हार्ड कॉपी है उसको सबसे ज्यादा महत्व दें और उनसे पढ़ें, और इसके साथ ही चीजों को लिखें, अपने हाथ से लिखें और लिख लिख कर पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों को जो है, और रोजाना चैप्टर जो है वो आपका एक रजिस्टर, जो नोट्स हैं वो आपके तैयार होने चाहिए। वैसे हम साथ में पीडीएफ जो है वो लगाएंगे इसके साथ ही। आज के जैसे लेक्चर की तो कोई पीडीएफ है नहीं, पर जो भी लेक्चर होगा उसके साथ उसकी पीडीएफ जो है वो हम डालेंगे। उस पीडीएफ को आपको देखना ही है, और इसके साथ ही आप में से ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से नोट्स बना के जो भी पीडीएफ है वो डालते रहते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस लिख लें, ताकि हम उनका जवाब दे सकें। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको तैयारी करनी है। और पॉलिटी में जहां तक प्रश्न है, तो आरएस देखिए, मैं सीधी सीधी बात बता दूं आपको, वैसे तो पॉलिटी मोस्ट इजी सब्जेक्ट है, और लेकिन आरपीएससी में जो भी जिस व्यक्ति से पॉलिटी के क्वेश्चंस लेते हैं ये लोग, वो व्यक्ति कोई बड़ा ही खड़ूस और वैसा वाला है, जो ये ठान के बैठता है कि अच्छा ये तो इसने पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, और ऐसे छांट के प्रश्न पूछता है कि ये तो मरे ही नहीं पढ़ा होगा, किसी ने बदली कितना ही डेप्थ में जाके पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा होगा। इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेता है। पर ये पिछले 2-3 एग्जाम की जो स्थिति है वो ये रहती है। तो मुझे तो खुद ही कई बार खुद पे ही डाउट हो जाता है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, जो पढ़ाता हूँ वो एज इट इज आता ही नहीं है एग्जाम में, मैं जबकि मैं तो दावा करता हूँ। पर जब इतना कोई खोड़ला आदमी ऐसे जानबूझ के कि भाई पढ़े हुए भी नहीं आना चाहिए ये सोच के अगर सवाल बनाए, तो कैसे आएगा। तो इसलिए हो सकता है कि आप मुझसे इतनी पॉलिटी पढ़ें और उसके बाद भी जब आरएस का एग्जाम हो तो आप लट लेके मुझे ढूंढते हुए निकलें कि कहाँ है वो, इतनी मेहनत करवाई और सवाल इतने आए नहीं। ठीक है। लेकिन यूपीएससी के आप पिछले कितने ही सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठा लेना, 20 सालों के, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, हर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पेपर में जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और मेरा मानना है कि यूपीएससी एक मानक है, स्टैंडर्ड है, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उन नोट्स में से आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं सही दिशा में पढ़ा रहा हूँ। और आप निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूं, और पॉलिटी में आपको किसी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आने दी जाएगी। वैसे तो हमारे सारे जो टीचर्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है। तो अब अपन जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतना माथा खाया है आप लोगों का, पर प्लीज ये जो मैं ऐसी बातें करता हूँ बीच में, जो मोटिवेट करने की बातें करता हूँ, शायद ये ही मेरा इनपुट यही हो सकता है। बाकी तो जो फैक्ट हैं वो फैक्ट एज इट इज आपको जो है वो बताने ही है। ठीक है। जो बुक्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, तो आप मेरी इन बातों को जो कि पढ़ाई से अलग होती है, प्लीज उनको थोड़ा ढंग से सुने और उनको समझने की कोशिश करें।
तो आज अपन जो है वो सबसे पॉलिटी की आज एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था मैं, सिंपल सा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी अपनी जो है क्लास का टाइम बहुत लंबा हो गया है, तो इसको भी थोड़ा छोटा जो है वो करना पड़ेगा। इसलिए बाकी की चीजें जो है कल बढ़ाएंगे, पर आज फिर भी कुछ जो है वो शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉलिटी जो राज व्यवस्था होती है, राज व्यवस्था एक राज्य की होती है या एक देश के अंदर शासन व्यवस्था होती है। तो देश की शासन व्यवस्था के लिए एक जो टर्म होता है, व्हाट इज स्टेट। स्टेट जो है एक राज्य, एक शब्द होता है। तो हम सबसे पहले ये देखें स्टेट राज्य क्या होता है। तो सामान्यतया आप कई शब्द सुनते हैं। एक तो सुनते हैं राज्य, एक सुनते हैं देश, एक सुनते हैं राष्ट्र। स्टेट, कंट्री, नेशन, क्या ये तीनों शब्द एक ही हैं या ये तीनों अलग अलग हैं? सामान्यतया जो आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है अब तक, उनका वो जब राज्य शब्द जो सुनते हैं तो इसका मतलब वो लगाते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर अभी 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो राज्य का मतलब ये प्रांत होता है। हाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 और भाग 4 को छोड़ दें तो बाकी जगह जहां कहीं पे भी स्टेट टर्म का यूज हुआ है तो वहां स्टेट का मतलब एक प्रोविंस या एक प्रांत के लिए जो है वो किया गया है। लेकिन पॉलिटी में या ऐसे कहें कि पॉलिटिकल साइंस में जो है राज्य शब्द का मतलब ये प्रांत या प्रोविंस नहीं होता है। वहां राज्य शब्द का जो मतलब होता है वो देश ही होता है, एक देश। ठीक है, राज्य तो भारत जो है एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है, ब्रिटेन एक स्टेट है, ठीक है, तो पाकिस्तान एक स्टेट है, जापान एक स्टेट है। तो ये देश के अर्थ में होता है। सबसे पहली बात तो जहां कहीं पे भी पॉलिटी के अंदर अपन बात करें स्टेट की, तो वहां स्टेट का मतलब वो होता है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और वहां जब राज्य पढ़ेंगे तब कई जगह जो है प्रांत के लिए यूज आएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब जो है वो देश होता है, राज्य का मतलब देश होता है। फिर देश जो है ये शब्द सामान्य बोलचाल का शब्द है। कंट्री जो कि न्यूज़पेपर मीडिया कर्मी है, लेखक है, या दूसरे जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर नहीं है और पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक नहीं है, तो वहां पे जो है राज्य शब्द कम मिलेगा और देश शब्द जो है वो मिल सकता है। या हम आम बोलचाल की भाषा में देश को राज्य नहीं कहते हैं, देश कहते हैं। तो वैसे राज्य और देश एक ही है, कोई अलग अलग जो है वो नहीं है। राष्ट्र, राष्ट्र को इंग्लिश में कहते हैं नेशन। तो सबसे पहले तो अपन राज्य के बारे में देखें। तो राज्य जो है, राज्य के अंदर सामान्यतः अभी जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसमें 4 तत्व जो है वो माने गए हैं कि 4 चीजें होती है तो राज्य बनता है। 4 चीजें क्या होती है? जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए। एक देश के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि एक किसी देश को हम देश कह सकें कि ये एक देश है? तो वहां रहने वाले लोग होने चाहिए, लोगों के बिना तो भला कोई क्या देश होगा। दूसरा आता है भूभाग, टेरिटरी। तो पॉपुलेशन और टेरिटरी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए और वहां रहने वाले लोग होने चाहिए। और फिर उनकी एक सरकार होनी चाहिए। वो सरकार भले जनता के द्वारा निर्वाचित हो, भले राजा हो, भले कुछ भी हो, किसी भी तरह की एक सरकार हो। और चौथा तत्व है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। ठीक है, संप्रभुता यानी कि वो जो उस देश की जो सरकार है वो अपने डिसीजन खुद लेती है, वो किसी विदेशी सत्ता या दूसरे देश के अधीन नहीं है, उसका जो उसके हिसाब से नहीं चलती है, अपने निर्णय खुद लेती है। तो ये जो 4 तत्व है, ये चारों मिलकर जो है वो राज्य बनते हैं। तो राज्य की जो डेफिनेशन है वो यही है, लोगों का एक समुदाय जो किसी भूभाग विशेष में रहता है तथा जिनकी अपनी एक सरकार होती है, और वो सरकार अपने सारे जो डिसीजंस होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्रता से संप्रभुता पूर्वक लेते हैं। तो उसे हम जो है वो देश कहेंगे, राज्य कहेंगे, स्टेट कहेंगे। तो स्टेट के लिए कितनी चीजें जरूरी है? 4 चीजें जो है वो जरूरी है। तो ये जो है स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्संस। स्टेट क्या है?
कम्युनिटी ऑफ पीपल, कम्युनिटी ऑफ पर्संस, लोगों का एक समुदाय है। क्या है? लोगों का समुदाय है। और ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। और एक टेरिटरी जो है, पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी जो है वो इनके पास में होती है। और पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड संगठित सरकार जो है वो होनी चाहिए। एंड एंजॉइंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, तो इसका मतलब है संप्रभुता। तो राज्य को डिफाइन करने के लिए ये चार चीजें होती है। तो इंडिया जो है वो एक स्टेट है, क्योंकि हमारे पास भूभाग है, जनसंख्या तो थोड़ी ज्यादा ही है। अब तो 140 करोड़ के पार अपन पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि अपने पास और तो कोई काम धंधा है नहीं, तो यही बढ़ाते रहते हैं। तो जनसंख्या अपने है, ये टेरिटरी है, अपने पास अपनी सरकार है बाकायदा, दो सरकारें हैं, केंद्र में अलग है, राज्यों के अंदर अलग है सरकार। और हम संप्रभु हैं। हम किसी 1947 से पहले जरूर हम ब्रिटेन के गुलाम थे, लेकिन अब हम किसी के गुलाम नहीं है। अब हमारे सारे डिसीजंस जो हैं वो खुद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये है स्टेट की डेफिनेशन जो है। ये स्टेट की डेफिनेशन, ये तो मॉडर्न डेफिनेशन है। और हाँ, इसमें एक ध्यान रखना कि आजकल जो है वो कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि स्टेट में ये चार जो है तत्व नहीं होते हैं, तीन ही काफी है। यानी कि ये संप्रभुता और सरकार को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ थिंकर्स का ऐसा मानना है कि एक स्टेट होने के लिए तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए, उसमें कह देते हैं कि एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए। तो सरकार की विशेषता है कि वो ऐसी सरकार जो अपने सारे डिसीजंस खुद लेती हो, तभी तो वो सरकार कहलाएगी। जब वो सरकार है और वो अपने डिसीजंस खुद ले रही है, तो बात ही खत्म होगी। संप्रभुता को अगला एक एक्स्ट्रा तत्व मानने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा मानने वाले थोड़े कम है, इसलिए ज्यादातर यही मानते हैं, ये चार जो तत्व हैं उनको जो मानते हैं। तो इसलिए आपके अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो वही लिखोगे कि भाई चार तत्व होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो जो है ये हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर देश, इसी को स्टेट को जो है लोकप्रिय भाषा में जो है कंट्री कहते हैं, देश कहते हैं। अब स्टेट को कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, वो नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन वो मूल रूप से पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और उसमें अर्थ का मतलब जो है ना, वो वैसे नाम अर्थशास्त्र, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अर्थशास्त्र नहीं कहा गया है उसको। अर्थ जो है वो उसमें एक माना गया है कि एक ऐसा भूभाग, एक भूभाग को अर्थ कहा गया है। और उस भूभाग की शासन व्यवस्था या उसका शास्त्र क्या, एक भूभाग किस तरह से संचालित किया जा सकता है, इसलिए उसका अर्थ का शास्त्र है। तो इसलिए वो नाम जो है पॉलिटिकल नाम ही है, इकोनॉमिक्स वाला नाम अर्थशास्त्र नहीं है उसका, ये ध्यान रखना। तो जो अर्थशास्त्र है, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में लिखा गया पहला एक जो है वो ग्रंथ है। और इतने समय पहले तो कौटिल्य ने भी स्टेट को डिफाइन किया था, राज्य को जो है वो परिभाषित किया था। और उसमें उन्होंने राज्य के 7 तत्व माने। अभी तो अपन ने जो 4 माने थे, तो कौटिल्य ने कहा था कि 7 चीजें होनी चाहिए, तभी एक प्रॉपर जो है स्टेट, देश जो है हम किसी को कह सकते हैं। तो 7 चीजें कौन सी थी? सबसे पहला तो एक राजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। राजा के बिना कोई देश नहीं है, यानी कि शासक होना चाहिए। वो भले प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा कह दो उसको, कुछ ही हो वो कह दो। अब राजा कब तक सुरक्षित रहेगा? जब तक उसके पास एक किला हो और सेना हो। और सेना को और किले को संचालित करने के लिए राजकोष हो, ट्रेजरी हो उसके पास, अमात्य हो, उसका एक मिनिस्टर होना चाहिए, खास सलाहकार। क्योंकि कौटिल्य जो है खुद एक मिनिस्टर ही था, तो इसलिए वो तो मानेगा ही कि मेरे बिना तो मतलब ही नहीं है राज्य के अस्तित्व का। इसलिए उसने खुद को जो है कि वो एक मंत्री, बहुत समझदार और इंटेलिजेंट मंत्री होना चाहिए राजा का सलाह देने के लिए। क्योंकि जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, वो ही राज्य को, देश को जो है चलाती है। और एक पड़ोसी मित्र, मित्र का मतलब राजा का मित्र नहीं, ये जो देश है तो इसका कहीं बाहर कोई दोस्त, दूसरा मानने वाला भी होना चाहिए, नहीं तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। चारों तरफ अगर इसने दुश्मनियां ले रखी है, तो पड़ोसी जो है दूसरे मिलके इस पर आक्रमण कर देंगे, इसको तहस नहस कर देंगे। इसका मतलब कोई दूसरा मित्र राज्य है, इसका मतलब कि दूसरों के साथ वो मेलझोल और सौहार्द के साथ रहता है, और हो सकता है कि संकट के समय वो काम भी आए। और भूभाग तो होना ही चाहिए, तो एक भूभाग होना चाहिए। भूभाग के अंदर जो है किला होना चाहिए, किले के अंदर एक राजा होना चाहिए, राजा के पास सेना होनी चाहिए, राजा के पास एक मंत्री होना चाहिए,
और राजा के पास राजकोष होना चाहिए। ठीक है, तो राजा, राजकोष, सेना, मंत्री और उसका भूभाग होना चाहिए, और ये दुर्ग जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से जो, और एक बाहर जो है मित्र राज्य जो है वो होना चाहिए। तो ये 7 तत्व जो है वो कौटिल्य ने बताए हैं राज्य के लिए। अब अपन जो है वो डिफाइन करें, तो ये मैंने स्टेट को एक्सप्लेन किया है। स्टेट कह दो या नेशन कह, सॉरी कंट्री कह दो, देश कह दो, एक ही बात है। अब जो है स्टेट एंड नेशन, अब ये नेशन का मतलब जो है वो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है व्यक्तियों का या लोगों का एक समुदाय, व्यक्तियों का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ पीपल होने चाहिए। इनकी जो है इतिहास एक जैसा समान रहा हुआ होना चाहिए, और उस इतिहास में निरंतरता भी रह रही हो, कंटिन्यूटी से उनकी अपनी एक हिस्ट्री हो, उनकी सबकी संस्कृति समान हो, उनकी भाषा एक जैसी हो सबकी, ठीक है, उनकी जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है, एक जैसे होने चाहिए। लोगों का एक समुदाय जिनकी हिस्ट्री, जिनकी कल्चर, जिनकी लैंग्वेज, जिनके कस्टम्स एक जैसे होते हैं, उस समुदाय को जो है वो हम नेशन कह सकते हैं। उस समुदाय को क्या कह सकते हैं? नेशन जो है वो कह सकते हैं। तो अब जैसे हम देखें तो ये नेशन का मतलब देश नहीं होता, देश होना जरूरी नहीं है। अब इसके जैसे उदाहरण दें तो अरब एक नेशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सारे एक जैसे ही हो सकता है कि भाषा थोड़ी थोड़ी अलग अलग भी हो सकती है, कल्चर में थोड़ा थोड़ा फर्क भी हो सकता है कि छोटे कुछ कल्चरल चीजें यहां ऐसी हो, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी एक आइडेंटिटी है, एक सांस्कृतिक पहचान एक है। तो अरब है, ये एक अरब एक नेशन है, लेकिन इसके अनेक देशों में है, भले मिस्र में चले जाओ, भले सऊदी अरेबिया चले जाओ, भले यूएई चले जाओ, ठीक है, भले कतर चले जाओ, ओमान चले जाओ, तो ये सब मिलके ये देश अलग अलग हैं, लेकिन ये एक नेशन है। इसका उल्टा ले तो इंडिया है, तो इंडिया एक स्टेट तो है, एक देश तो है, लेकिन इंडिया एक नेशन नहीं है, राष्ट्र नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिस्ट्री भी है। साउथ की हिस्ट्री थोड़ी अलग है, हमारी अलग है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ उनकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है, कल्चर भी आप जाओ तो कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज जो है तो सब जगह अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज है। तो इंडिया इज ए स्टेट विथ सो मेनी नेशंस। भारत एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, इसको इस तरह से जो है वो माना जाता है। वैसे देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नेशन है ना, इसकी जो परिभाषा है वो इतनी ज्यादा अमूर्त है, इसकी जो डेफिनेशन है इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? निश्चित परिभाषा। इस पे सभी लोगों का अलग अलग अपना अपना मानना है। हर कोई व्यक्ति जो है, जो लोग हैं वो नेशन को अपने अपने तरीके से समझाते हैं। मैं आपको जो समझा रहा हूं ये अल्टीमेट नहीं है, फाइनल नहीं है, ये एक तरीका, सबसे जो लोकप्रिय तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जिनको एक होता है उन्हें हम एथनिसिटी ग्रुप भी कहते हैं, जिनका इतिहास एक हो, कल्चर एक हो, भाषा एक हो, रीति रिवाज एक हो, नृजातीय समूह भी कहते हैं इस जैसे। लेकिन नृजातीय समूह जो है ना, ये एक सामाजिक टर्म है। एथनिसिटी ग्रुप जब भी कहीं आता है ना टर्म, तो वो एक सोशल जो है ना कंटेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। और जब यही नृजातीय समूह राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, पॉलिटिकली देखा जाता है, तो ये नेशन तो नेशन थोड़ी ब्रॉड जो है वो कंसेप्ट है, व्यापक अवधारणा है।
नृजातीय समूह से थोड़ी ज्यादा, नृजातीय समूह एक सामाजिक रूप से डिफाइन किया जाता है किसी भी एक ग्रुप को, लोगों के समुदाय को, तो उसे नृजातीय समूह कहेंगे। तो भारत में जैसे कि ये नृजातीय समूह पंजाबी है तो उनके रहन सहन है, तो पंजाबी नृजातीय समूह है। गुजराती है, उनका रहन सहन वगैरह रीति रिवाज वगैरह जो है, तो वो एक नृजातीय समूह है। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो एक अलग नृजातीय समूह है। साउथ में भी, साउथ के जो अलग नृजातीय समूह है। तो इस तरह से ये एथनिसिटी ग्रुप्स है। और हालांकि इनमें अभी अपने ग्रुप को लेकर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल संवेदनाएं जो है वो नहीं है, राजनीतिक जो संवेदनाएं हैं वो इतनी नहीं है। तो इसलिए इनको एकदम से नेशन कह देना ये ठीक नहीं लगता कि, तो मैंने अभी जैसे कहा कि इंडिया इज ए स्टेट विद सो मेनी नेशंस, तो ये बात पूरी तरह से भी सही नहीं है। क्लियरली इंडिया इज ए स्टेट विद सो मेनी एथनिसिटी ग्रुप्स, जो है वो कह सकते हैं अपन इसको। तो कुल मिला के नेशन की जो डेफिनेशन है, ये मान के चलें कि ये निश्चित परिभाषा नहीं दी जाती, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक अमूर्त अवधारणा है, और जब अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीकों से डिफाइन करते हैं, लेकिन अपन जो है वो फिर भी इसको किस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे करने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो अब अपन देखें तो अरब को देखा, तो अरब जो है वो एक नेशन है लेकिन बहुत सारे देश हैं। इंडिया है तो एक कंट्री, एक स्टेट है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत सारे नेशंस हैं। जापान देखें तो वो जापान कंट्री भी एक है, और उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर, उसकी लैंग्वेज सब कुछ एक है। तो इसको जो है हम कहेंगे कि ये देश भी है और नेशन भी है, राष्ट्र भी है, राज्य भी है और राष्ट्र भी है। इसी तरह से यूरोप के अंदर जाएं अपन, तो यूरोप के अंदर जो है नेशन स्टेट की जो अवधारणा होती है, नेशन स्टेट, तो यानी कि एक ऐसा जो देश भी है और उसके अंदर जो है एक राज्य भी है और उसके अंदर राष्ट्र भी है। एक ही देश, एक ही तरह के जो जर्मन्स हो गए, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सारे देशों का जो ओरिजिन है नेशन स्टेट की अवधारणा से जो है वो बने हैं। एक टाइप की कल्चर को, एक जैसी भाषा को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपना एक देश भी बना लिया। तो इस नेशन स्टेट की अवधारणा यूरोप के सेंस में जो है वो कही जाती है। और कई नेशंस ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोई देश ही नहीं होता, और वो इधर उधर, जैसे अपन तिब्बतियों को मान सकते हैं। तिब्बती शरणार्थी जो बैठे हैं, तिब्बती जो लोग हैं, वो एक नेशन है, उनके रीति रिवाज वगैरह सब कुछ अलग है, लेकिन उनके पास देश नहीं है। ठीक है। और मुझे अभी वो जैसे एक वो जो ग्रुप है, ये यहाँ पे जो इराक में, और जो है जो ये कुर्द, तो कुर्द जो है वो एक नेशन है, लेकिन उनके पास कोई देश नहीं है, उनके पास स्टेट नहीं है। तो ये हो सकता है कि एक ही जो स्टेट होता है उसमें बहुत सारे नेशंस हो सकते हैं, एक जो नेशन है उसके बहुत सारे देश हो सकते हैं, कोई नेशन ऐसा हो सकता है जिसके पास देश नहीं है। ठीक है, और कोई देश ऐसा है कि वो देश भी है और नेशन भी है। तो भारत को यूं कहते हैं कि भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। भारत एक देश है, एक स्टेट है, लेकिन अभी नेशन जो है वो बना नहीं है, और वो नेशन बनने की प्रक्रिया में है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इमोशनली पूरे लोग इस तरह से जुड़े होंगे भारत के साथ कि पहला जो विचार हमारे दिमाग में आएगा वो एक देश के प्रति आएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे क्षेत्रवाद की भावना, अपन राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, ऐसी भावना हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, या ये जाति के ये हैं, वो हैं, ये भाषा बोलने वाले हैं, जब तक इस तरह के जो विचार है वो किसी देश में डोमिनेट करते हैं, तब तक हम उस देश को एक नेशन नहीं मान सकते। तो भारत में अभी भी इतने सारे अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, इतनी विविधताओं पर जो लोग जो है अपनी जो इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होती है उन पर बहुत ज्यादा बल देते हैं लोग। तो इस वजह से इन्हें हम जो है वो ये नहीं कहेंगे कि भारत अभी पूरी तरह से एक नेशन बन चुका है। और एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, नेशन राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है,
और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब सभी लोग जो है ये जो ऐसी विचार है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, धर्म है, इनके ऊपर नहीं सोचेंगे और सबसे पहले हर कीमत पे पहला राष्ट्र का विचार आएगा, और तो हम मानेंगे कि भारत एक राष्ट्र जो है वो बन गया है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको यहीं रोकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। हम हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, पसंद करना नहीं करना अब ये तो आपके हाथ में है, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे। आज नहीं तो कल आपको पसंद आएगी ही आएगी हमारी क्लास जो है। बस थोड़ा पेशेंस रख लेना, आप जल्दी से जजमेंटल मत हो जाना, हमारे बारे में जल्दी से वक्तव्य मत दे देना। और जब भी आपको हमारे बारे में तो कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो प्लीज ये सोचना कि जब ऑफलाइन क्लासेस में ये इतने अच्छे चल रहे हैं, लोग इतने 5-5, 6-6 हजार स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं, और इतने स्टूडेंट होने के बाद भी हम उनको शिकायत का मौका नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश स्टूडेंट जो है पूरे दिल से स्प्रिंग बोर्ड को एक परिवार मानते हैं, तो कुछ कारण तो रहा ही होगा। और वो कारण भले ही अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़े दिन में जरूर आपको दिखने लग जाएगा। तो प्लीज पेशेंस रखिए, हम पे भरोसा करिए और अपने उत्साह को बनाए रखिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।